रोज रात को मेरी सास के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। मेरे ससुर तो बहुत साल पहले ही गुजर चुके थे। जैसे ही रात के 12 बजे का समय होता, मेरी सास के कमरे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती और ऐसा लगता मानो कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। एक दिन ये राज जानने के लिए मैंने छुपकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी सास के साथ, दोस्तों, मेरा नाम रूही है। आज मेरी शादी का दिन था। इस दिन का हर लड़की का सपना होता है और यही शायद मेरा भी था। लेकिन मेरा मन उदास था क्योंकि अपने माँ पापा से दूर जाना मेरे लिए गवारा नहीं था। लेकिन इसी बीच एक खुशी ये भी थी कि मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए ही अपने ससुराल में रहना था। दरअसल मेरी लव मैरिज होने वाली थी। मेरे होने वाले पति का नाम रमेश था। रमेश और मैं एक साथ पढ़ाई करने के लिए दौरान एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। रमेश काफ़ी अमीर घराने से था और मैं भी काफ़ी अमीर घराने से थी। शायद इसी वजह से हम लोगों की शादी में कोई भी रुकावट नहीं आई और सब लोग हमारे रिश्ते से खुश हो गए। घर में मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए मेरे माता पिता का हमेशा से ही सपना था कि शादी के बाद मेरा जो दूल्हा होगा उसे घर जमाई बनाया जाएगा। और यही बात मैंने रमेश से पहले ही खोल ली थी कि मैं अपनी शादी के बाद अपने माँ पापा के पास ही रहूँगी और तुम्हें भी वहीं रहना पड़ेगा। रमेश को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था और उसने अपने परिवार वालों से भी इस बारे में बात कर ली थी। उन्हें भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। रमेश ने मुझसे प्रॉमिस किया कि हम लोग सिर्फ 2-4 दिन ही अपने गांव में रहेंगे, जहां पर मेरा ससुराल था, और फिर वहां वापस यहीं पर आ जाएंगे। मैं खुश थी कि 2 दिन तो जैसे तैसे मुझे माँ पापा से दूर रहना ही होगा, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि जल्द ही इनके पास वापस जो लौट आऊँगी। फिर मेरी शादी का समय आया और हम दोनों 7 फेरों के साथ एक बंधन में बंध गए। खैर, दूसरे दिन मेरी विदाई का समय आया और बड़ी ही धूमधाम से मेरी विदाई की गई। ससुराल में गृह प्रवेश के बाद मुझे अपने कमरे को दिखाया और वहां पर बैठा दिया गया। आज शादी के बाद मेरा ससुराल में पहला दिन था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किसके साथ क्या बोलना है। रमेश तो मुझसे, जब से मैं उनके घर पर गई थी, मुझसे मिले ही नहीं थे। दरअसल गांव में यहाँ पर रिवाज होती थी कि शादी की रात को ही लड़का लड़की को देखता है। जब से गृह प्रवेश होता है उसके बाद फिर लड़का लड़की एक दूसरे से दूर रहते हैं। खैर, मैं तो किसी को भी जानती भी नहीं थी, इसीलिए चुपचाप अकेले कमरे में बैठी रही। कुछ थोड़ी ही देर बाद कुछ लड़कियां मेरे कमरे में आईं और बोलीं कि भाभी, आपका यह कमरा नहीं है, आपका तो दूसरा कमरा है जो खूब अच्छी तरह से सजाया गया है। मेरे मन में खुशी हुई कि अब मैं रमेश से मिल लूँगी, क्योंकि जब से मैंने इस घर में प्रवेश किया उसके बाद से मैंने रमेश को देखा तक नहीं। मुझे एक कमरे में ले जाया गया और वह कमरा ऐसा सजा था कि मैं अपने गुरूर को ही भूल जाऊं। मुझे वह कमरा मेरी खूबसूरती से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था मानो कि चांद सितारों से सजाया गया हो। रमेश के घर में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। रमेश अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मेरे ससुराल का घर अगर कोई देखे तो वह देखता ही रह जाए। लगभग इतनी बड़ी हवेली थी कि हर कोई देखकर चौंक जाए। काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। खैर, मैं अपने अमीर ससुराल को पाकर बहुत खूब खुश थी, क्योंकि मुझसे शादी से पहले भी कोई कमी महसूस नहीं हुई थी और अब भी नहीं होने वाली थी। लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि मेरा क्या ताल्लुक़ इन लोगों से, मुझे तो अपने माँ पापा के पास ही जो रहना है। हाँ, कभी कभार आ जाया करूँगी। खैर, मुझे अपने कमरे में छोड़ने के बाद रमेश भी कमरे में आ गए और हम दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। रात को 12 बजे के बाद का समय हुआ तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मेरी एकदम से आँख खुल गई। आँख खुलते ही मैं अपने बेड पर बैठ गई, लेकिन वह आवाज़ आना बंद नहीं हुई। मैं तो एकदम से घबरा गई कि पता नहीं क्या है। फिर आवाज़ और तेज़ होने लग गई और दरवाज़ा खटखटाने जैसी आवाज़ें आने लगीं। लेकिन मुझे अचंभा हो रहा था कि रमेश को इस चीज़ से क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा था। वो तो ऐसे सोया हुआ था जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। लेकिन वह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हर किसी की नींद खुल जाए। लेकिन रमेश को तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। मैंने रमेश को जगाने की भी कोशिश की, लेकिन रमेश ने एक बार भी आंखें
नहीं खोली। खैर, मैं कमरे से बाहर जाकर देखने का सोच रही थी और बेड से उतरकर अपनी चप्पल पहनी। इतने में वह आवाज़ें बंद हो गईं। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन मेरा वहम नहीं हो सकता था। फिर मैंने सोचा कि मैं सवेरे ही रमेश से इस बारे में बात करूंगी, और मैं वापस सो गई। रात को लेट सोने की वजह से मेरी आंखें जल्दी नहीं खुली। लगभग 9 बजे का समय हो चला था। रमेश ने मेरे को जगाते हुए कहा कि यह तुम्हारा शहर अहमदाबाद नहीं है, अब जल्दी से उठ जाओ, और तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है ना। मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और रमेश को देखकर कहा कि थोड़ी देर और सोने दीजिए प्लीज़। रूही, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम गांव की बहू हो, और यहाँ पर हर काम रीति रिवाज से होता है, इसीलिए उठ जाओ। मैं नहाने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में कुछ लड़कियाँ तुम्हें तैयार करने के लिए आ जाएंगी। कल रात वाली बात से रमेश को बताती उससे पहले ही रमेश कमरे से बाहर चले गए और उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दिए। थोड़ी ही देर बाद कुछ लड़कियां कमरे में आईं और मुझसे कहने लगीं कि आपको तैयार करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। खैर, मैंने उनके सामने गर्दन हिला दी। उन लड़कियों ने एक भारी भरकम जोड़ा मेरे को पहना दिया। इतना भारी भरकम जोड़ा मैंने आज से पहले कभी नहीं पहना था। मेरी शादी का जोड़ा भी इससे काफ़ी हल्का था। खैर, अब मुझे पहनना ही था, क्योंकि मेरी सास का हुक्म जो था। खैर, मुझे वह पहनाकर घर से बाहर ले जाया गया, क्योंकि घर के अंदर यहाँ की रिवाज थी कि यह मुंह दिखाई की रस्म नहीं करते। घर के बाहर बने आंगन में मुझे ले जाकर बैठा दिया गया। गांव की औरतों का इतना ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था इतने लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगी। खैर, सब औरतों ने मेरी मुंह दिखाई की और मेरी सास ने उन लोगों को खाना वगैरह खिलाकर वापस से भेज दिया। अब तो मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था, क्योंकि ऊपर से इतनी गर्मी, और घर के अंदर होता तो ऐसे भी चल जाता, लेकिन घर के बाहर इतनी धूप में बैठा दिया गया, और ऊपर से इतना भारी जोड़ा जो मुझे संभाले नहीं संभल रहा था। खैर, मैं क्या कर सकती थी। मैं तो बस यही दुआ कर रही थी कि जल्दी से रस्म हो जाए और मेरा पीछा छूटे। फिर वह औरतें चली गईं और मुझे वापस अपने कमरे में ले जाकर छोड़ दिया गया। मैंने जल्दी से वह जोड़ा उतारा और हल्के कपड़े पहनकर एसी चालू करके बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद रमेश आ गए और कहने लगे, कैसी रही तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म। मैंने उनसे कहा कि रस्म तो अच्छी थी, लेकिन जो कपड़े पहनाए गए थे वह बहुत भारी थे। तभी रमेश कहने लगे कि यह सब यहाँ की रिवाज है, नई नवेली दुल्हन को तो इसी तरह के जोड़े पहनने पड़ते हैं। तभी मैं आश्चर्य से रमेश की तरफ देखते हुए बोली कि यह क्या कह रहे हो, क्या मुझे यह रोजाना पहनना होगा? तभी वह बोले कि हाँ, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। मैंने रमेश से कहा कि जब तक का क्या मतलब, तुम तो 2 दिनों का बोल कर लाए थे ना, और आज तो मेरा यहाँ पर पहला दिन है और कल हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी रमेश मेरी बातों का थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगे और चुप्पी साध ली और कोई ना कोई बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले गए। रमेश का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा हुआ, लेकिन फिर मैंने उस बात पर गौर नहीं किया। रात का समय हुआ, हम लोगों ने खाना खाया और मैं अपने कमरे में चली गई। कल रात भी ठीक से नहीं सो पाई थी और सवेरे भी जल्दी उठा दी गई, इसीलिए मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। लेकिन रात के 12 बजते ही आवाज़ें आना शुरू हो गईं और दरवाजे भी खटखटने लगे। आखिर चल क्या रहा था? अब तो मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। मैंने रमेश को जगा दिया। रमेश भी उठ खड़े हुए और बोले कि क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि यह आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तभी रमेश मेरी तरफ से आश्चर्य से देखते हुए बोले कि यह क्या कह रही हो तुम? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मुझे रमेश की बातों पर अजीब सा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने मन में सोचा कि क्या यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है, लेकिन यह मेरा वहम नहीं हो सकता था। मैंने रमेश से कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो? सरेआम इतनी तेज आवाज़ हो रही है कि पूरी हवेली गूंजे जा रही है, और आप कह रहे हो कि हमें आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है। तभी रमेश ने
गुस्से होते हुए कहा कि मैं पूरी तरह से थका हुआ हूँ और तुम्हारी बेफिजूल की वहम के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे सोने दो। ऐसा कहकर रमेश अपने मुंह पर कंबल ओढ़कर सो गए। उन्होंने मेरी बात का जरा भी गौर नहीं किया। वह आवाज़ें आती रहीं। अब तो घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। आखिर मैं करती भी क्या। फिर मैं रमेश के एकदम से चिपक कर सो गई और थोड़ी देर बाद जब आवाज़ें बंद हो गईं, उसके बाद मैं चैन से सो गई। खैर, दूसरे दिन मैंने विचार किया कि आज मैं पूरी बात का पता लगाकर ही रहूंगी। सवेरे होते ही जब नहा धोकर मैं और रमेश बैठे थे, तभी मैंने रमेश से कहा कि मैं माँ जी से पूछूंगी कि रात को यह आवाज़ें कैसी आती हैं, आखिर इस हवेली में हो क्या रहा है। तभी रमेश ने कहा कि माँ से पूछने की क्या ज़रूरत है, छोटी छोटी बातों को ऐसे माँ के सामने रखोगी क्या। दरअसल मेरे पति रमेश अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरते थे। उनकी जरा भी जुबान उनके सामने नहीं खुलती थी और यही सब मुझे भी झेलने को बोला था। शादी की पहली रात को ही मुझे रमेश ने बोल दिया था कि मेरे माँ की हुकूमत को अपनी सर आंखों पर रखना, कभी भी उनका दिल मत दुखाना। लेकिन मैंने रमेश से कहा कि आखिर वह आवाज़ें हैं क्या। तभी रमेश कहने लगे कि यह आवाज़ तो हमेशा से इस हवेली में आ रही है। इस हवेली पर किसी भूत प्रेत का साया है जो रात को इस तरह हरकतें करते हैं। लेकिन तुम डरो मत, इन आवाज़ों से आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए बस इतना ख्याल रखो कि कमरे से बाहर मत जाया करो और आवाज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल डर गई, क्योंकि मुझे तो भूत प्रेतों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। मैंने रमेश से कहा कि अब तो मुझे यहाँ जरा भी नहीं रुकना, और वैसे भी आप मुझे 2 दिन का बोलकर यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन अब तो मुझे 3 दिन हो चुके हैं और मैं अपने माँ पिताजी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और शादी होने से पहले यह बात भी मैंने खोल ली थी। फिर अब यह किस चीज़ की देरी है। और वैसे भी तुम्हारे घर की सारी रस्में तो अब हो चुकी हैं ना। अब ऐसे फिजूली का यहाँ पर बैठे रहने से क्या होगा। और तुमको भी तो अपनी जॉब के लिए वहाँ जाना ही है। आखिर तुम्हारी छुट्टियाँ भी तो पूरी हो चुकी हैं। इसीलिए तुम अपनी माँ से बात कर लो और हम लोग आज ही निकल जाएंगे। मेरी ऐसी बातें सुनकर रमेश के माथे पर पसीना आने लगा। वह मानो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन कह नहीं पा रहा हो, और घबराहट के मारे उसकी हिचकिचाहट शुरू हो गई। मैंने कहा कि या तो आप बात कर लीजिए या फिर मैं बात कर लेती हूँ। तभी रमेश ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने आप माँ से पूछ लूँगा। फिर हम लोग खाना खाने के लिए नीचे चले गए और खाने की टेबल पर बैठे रहे। मैंने 2 ही टुकड़े पराठे के खाए थे। तभी मेरी सास बोल पड़ी कि रमेश, क्या तुम्हें अपने शहर नहीं जाना है। अब तुम्हें काफ़ी दिन हो चुके हैं छुट्टी लिए, इसलिए अब तुम्हें अपनी नौकरी पर जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ का सारा काम भी निपट गया है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर संतोष आ गया। मैंने मन में विचार किया कि खैर, किसी को तो मेरी फिक्र हुई। अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और उन आवाज़ों से मेरा पीछा छूट जाएगा, ताकि मैं पूरी रात चैन से सो सकती हूँ। और इन भूत प्रेतों के बातों से भी, क्योंकि मुझे तो हमेशा से इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं जितना जल्दी हो सके इन सब से पीछा छुड़ाना चाहती थी। खैर, मैं उठकर खड़ी होकर कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास कहने लगी कि क्या हुआ, तुमने अच्छे से खाना क्यों नहीं खाया। तभी मैंने कहा कि मुझे पैकिंग करनी है ना, इसीलिए। तभी मेरे सास कहने लगी कि पैकिंग तो रमेश अपने आप कर लेगा, भला कितने सूट होंगे, कम ही कपड़े लेकर आया था यहाँ पर भी। तभी मैंने कहा कि रमेश के तो कम कपड़े हैं, लेकिन मेरी साड़ियाँ वगैरह बहुत से कपड़े हैं जो मुझे बैग में डालने हैं। तभी मेरी सास की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वो रमेश की तरफ देखते हुए बोली कि तुमने बहू को बताया नहीं कि इस हवेली के नियम कायदे क्या हैं। तभी रमेश ने कहा कि भूल गया था, मैं अभी बता दूंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी रमेश भी उठ खड़े हुए और मुझे कमरे में ले जाकर मुझे प्यार से समझाते हुए बोले कि अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम अपनी माँ पिताजी के पास नहीं जा सकती। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कह रहे हैं। तभी रमेश ने कहा कि हवेली के कायदे नियम हैं। इस घर में जो एक बार बहू बन के आ जाती है,
फिर वह कभी अपने मायके नहीं जाती है। मेरी माँ भी कभी नहीं गई थी और हमारे परिवार रिश्ते नाते में कोई नहीं जाता। तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर गुस्से से बोला कि मैंने शादी से पहले ही आपको बोल दिया था और मेरे माता पिता ने भी आपसे वादा लिया था कि आप शादी के बाद वहीं पर रहेंगे और मैं अपने माता पिता के पास रहूंगी। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 दिन के लिए आई थी, वह भी तुम्हारे गांव और तुम्हारे परिवार की रस्मों को निभाने के लिए। लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? तुमने झूठ बोला। तभी रमेश बोले कि मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा। और अपनी माँ का कहा मैं बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। मैंने रमेश से कहा कि ठीक है, तो मेरी नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन मैं चली जाऊंगी। अकेले जाने में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती और अपने माँ पापा को मैं फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। तभी रमेश ने कहा कि तुम ऐसा कुछ मत करना, देखो तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी यह बात माननी पड़ेगी। और वैसे भी 2 महीने की ही बात है, 2 महीने तुम यहाँ पर रुक जाओ, उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर माँ से बोल दूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रमेश ने अपनी बातों में मुझे इस तरह उलझा दिया कि मैं कुछ ना बोल पाई और वहाँ रुकने पर राजी हो गई। अब मेरे मन में ख्याल आया कि ठीक है, 2 महीने की ही तो बात है, जैसे तैसे गुजार दूंगी। फिर मैंने रमेश से कहा कि मुझे रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है, उन भयानक आवाज़ों से मेरा सामना नहीं हो पाएगा, मैं अकेली कैसे यह सब मैनेज कर पाऊंगी। तभी रमेश बोले कि तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया करना और सवेरे ही खोलना, चाहे कोई भी तुम्हें पुकारे तुम दरवाज़ा मत खोलना, ना ही कमरे से बाहर आना। और उन आवाज़ों को आती हैं तो तुम आने देना, उन पर जरा भी गौर मत करना। लेकिन एक बात याद रखना कि वह आवाज़ कभी कोई नुकसान नहीं करेंगे। फिर मैंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। अब रमेश भी चले गए और मैं अकेली रह गई। मुझे तो अपने माँ पिताजी की यादें बहुत खाए जा रही थीं। मन कर रहा था कि अभी भाग कर चली जाऊं, लेकिन फिर रमेश को वादा दिया हुआ था, वह भी तो पूरा करना था। फिर मैं रुक गई। हवेली में मुझे घर का काम कोई भी नहीं करना पड़ता था, बस इतना ही था कि घूंघट निकाले, पूरा दिन कमरे में बैठे रहो और जब सास बुलाए तो उनके पास चले जाओ। मेरी सास कभी भी मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी, जितना काम होता है उतनी ही बोलती और वह पूरा दिन पता नहीं किस काम में लगी रहती। उनका चेहरा पूरी तरह से लाल और डरावना रहता था, बड़ी बड़ी आंखें और बिखरे बिखरे से बाल, मानो किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती थी? मैंने कभी मन में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी सास मिलेगी। मैंने तो हमेशा से यही विचार करके रखा था कि मेरी सास हमेशा से मेरी माँ जैसी ही होगी और मैं उनका माँ जैसे ही आदर करूंगी। लेकिन मेरी सास इस लायक नहीं थी, वो तो बस पूरा दिन अपने ही में ही मगन रहती। उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि रमेश के जाने के बाद तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें किस चीज़ की कमी तो नहीं है, कि तुम्हें क्या चाहिए, कि मुझे जो भी ज़रूरत होती मुझे अपने आप ही पूरी करनी होती थी। रात का समय हुआ, खाना खाकर मैं अपने कमरे में सो गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि मुझे तो वही डर था कि 12 बजते ही आवाज़ शुरू हो जाएंगी। आज तो मैं अकेली थी, रोज़ रमेश मेरे साथ होते थे, इसीलिए थोड़ा कम डर लगता है, लेकिन आज तो मेरी जान निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और कमरे को अच्छी तरह से अंदर से बंद करके कंबल को ओढ़कर सो गई। जैसे ही रात का समय हुआ, मैं धीरे धीरे चलते हुए अपनी सास के कमरे में गई और वहां जाकर देखने की सोची, लेकिन देखा कि अंदर से तो कमरा बंद था। फिर मैंने खिड़की से देखने का प्लान बनाया। दरअसल मेरी सास का कमरा इतना बड़ा था कि उसमें 50 लोग आसानी से पूरे आ सकते थे। उन्होंने अपना कमरा इतना बड़ा बनवाया था, यह बात मुझे रमेश से पता चली थी। अपने इतने बड़े कमरे में पता नहीं वह पूरा दिन बैठी रहती और रात को भी वहीं रहती। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करती क्या थी। फिर मैंने सोचा कि किसी एक बार उसको देखा जाए कि उनके कमरे से आवाज़ क्यों आ रही है। लेकिन जब तक मैं देखती वह आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं आया। मैंने जब खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी तो रूह कांप रही थी कि ऐसा भयानक नज़ारा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अंदर देखा कि 2 लड़कियां मेरी सास के बेड के ऊपर बुरी हालत में गिरी हुई हैं। मेरी सास ने एक माचिस की तीली निकाली और उसे जलाकर उसमें फूंक मार के उसे बुझा दिया और वह गर्म तिल्ली उन लड़कियों के बदन को
लगा रही थी और उनका मुंह पकड़कर उन लोगों को तमाचा मार रही थी। कभी उस लड़की के बाल खींच लेती तो कभी इन्हें इधर से उधर पटक देती। उनके दिल को जरा भी शर्म है या नहीं। अब मेरे सामने सारा माजरा आ चुका था, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है। एक औरत की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो सकती है। फिर मैंने चारों ओर कमरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक कोने में बहुत सी लड़कियां डरी सहमी हुई बैठी हैं, और वह जो लड़कियां जो मेरी सास का शिकार हो रही थीं, उनकी आंखों से आंसू रुके नहीं जा रहे थे, लेकिन उनकी दया मेरे सास पर जरा भी असर नहीं कर रही थी। फिर मेरी सास ने फलों की टोकरी से चाकू निकाला और एक लड़की की उंगली को काट डाला। उस लड़की के साथ मेरी भी चीख निकल गई, क्योंकि इतना दर्द भरा नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई थी और मैं इतने कमज़ोर दिल की थी कि सब देख भी न पाई। मेरी चीख सुनकर मेरी सास को शक हो गया कि उन लोगों के अलावा भी कमरे के आसपास कोई है। मेरी सास ने झट से कमरा का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ निकल गई। मैं जल्दी से खिड़की से होकर हवेली से बाहर निकल गई। अब मेरी सास को पता चल चुका था कि यह सब देखने वाली मैं ही थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा होगा और मुझे वहां ना पाकर उनके मन में शक हो गया होगा। लेकिन मैं जैसे तैसे अपनी जान छुड़वा कर वहां से भागती रही और सड़कों को पार करते हुए एक दुकान के सामने जा खड़ी हुई। रात का समय था, सारा माहौल शांत और पूरी अंधेरी रात में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहीं एक पेड़ के पास छुपकर बैठ गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सवेरा होते ही मैंने किसी इंसान से फ़ोन लिया और अपने माँ पिताजी को फ़ोन कर डाला और कहा कि इस बारे में रमेश से जरा सी भी जिक्र मत करना। फिर मेरे माँ पिताजी जल्दी से उस जगह पर आ गए और मुझे गाड़ी में बिठाया। मैंने सब बातें उनसे कह डाली। मेरे पिताजी कहने लगे कि हम लोगों को पुलिस को लेकर आना चाहिए। खैर, हम लोग थाने में गए और पुलिस को लेकर हमारी हवेली पर पहुंचे, लेकिन मेरी सास ने लड़कियों को गायब कर दिया था। अब दिमाग में यह था कि उस चाकू से हमें कोई ना कोई सबूत मिल सकता है। मैंने पुलिस को वह चाकू देते हुए कहा कि इससे कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा। इसमें जो खून लगा है उसकी जांच करवाइए, फिर जांच में पता चल जाएगा कि एक लड़की का खून था। अब मेरी सास को पुलिस ने हवालात में डाल दिया और सारा का सारा सच उगलवाने लगे। तभी मेरी सास ने सारा सच उगल दिया और कहने लगी कि यह गांव की गरीब लड़कियों को पकड़ कर लाती है और अपने कमरे में उन लोगों के साथ अत्याचार करती है और उन्हें विदेश में बेच दिया करती है। इससे वह पैसे कमाती थी और लड़कियां सिर्फ गांव से ही नहीं, शहर से ही बहुत सी आती जाती थीं। रमेश लड़कियों को यहाँ तक लाने का काम करता था। नौकरी के नाम पर वह झूठ बोलता और लड़कियों को बहला फुसलाकर हमारी हवेली तक ले आता। उसके बाद मैं उनके साथ अत्याचार करके भेज देती। अब मेरी आंखें खुल चुकी थीं कि रमेश भी इस तरह मिला हुआ था। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसको जरा भी शर्म नहीं थी। खैर, अब मैं अपने माँ पिताजी के साथ रहने चली गई और रमेश को तलाक दे दिया। उन माँ बेटे को आज भी सज़ा मिल रही है और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मैंने उन मासूम लड़कियों को बचा लिया और उसके बाद जो और होने वाला अत्याचार पर रोक लगा दी गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। साथ ही साथ आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन का बटन बना हुआ है, उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी की सारी वीडियोज़ जो मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ आपके चैनल पर सबसे पहले दिखाई दे। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद ना भी आई होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। लव यू दोस्तों, सी यू अगेन, सी यू नेक्स्ट स्टोरी। जय हिंद।